स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह वीडियो प्राचीन भारत का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम गुप्त काल और उसके आगे की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी बोला जाता है। गुप्त काल ये कब से कब तक था? 275 से लेकर के 550 AD तक। बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। 275 को 2 से गुणा कीजिए तो 550 आएगा। तो 275 से 550 AD तक गुप्त काल रहा। इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन जो इसका पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ वो चंद्रगुप्त एक हुआ, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त दो और रहे हैं शासक, इसलिए चंद्रगुप्त एक के रूप में इसको वो किया गया है, नामित किया गया है। इसका कार्यकाल जो था 319 से लेकर 335 तक इसने राज्य किया। इसका जो बेटा था समुद्रगुप्त, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा। ये इस गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। अब ये जो था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी जाती है। नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि इसने अपने युद्ध अभियानों से पूरे सिर्फ भारत को ही नहीं जीता, भारत के बाहर के भी कई क्षेत्रों को इसने जीत लिया। इसलिए इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी जो है वो प्रयाग राज के पास जो है, आज के इलाहाबाद के पास स्थित प्रयाग प्रशस्ति करके जो शिलालेख है, प्रयाग प्रशस्ति करके ये शिलालेख है, उससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के बारे में। अब इनके बाद जो है चंद्रगुप्त दो जो है, चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। ये इस वक्त का सबसे गुप्त वंश का सबसे यशस्वी सम्राट था। इसने कई उपाधियां भी ली। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे ज़्यादा फेमस है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अलावा इसने अपने आप को परम भागवत भी बोला, परम भागवत। और एक उपाधि और इसने ली, देव राज की। तो ये 3 उपाधियां इसने ली हैं। अब गुप्त काल में ही हुणों ने, हुण जो है वो चाइना के रूलर हुआ करते थे, तो वो जो है उन्होंने भारत पे हमला किया। तो ये जो पहला हमला था ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ। इन्होंने इसका आक्रमण का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने भारत के काफ़ी हिस्से को कब्जा लिया, खासकर जो उत्तरी हिस्सा था तो उसका जो है कब्जा लिया। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? भीतरी शिलालेख से। तो ये जो है, अब इसमें एक गुप्त काल में एक जो इनके जो कोर्ट में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। तो उन नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? नवरत्न ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? धन्वंतरी, ये एक महान चिकित्सक थे, धन्वंतरी। इसके अलावा कालिदास, सब लोग जानते होंगे कालिदास,
ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हुआ करते थे। वराह मिहिर गणितज्ञ थे। तो अब जो है चंद्रगुप्त और गुप्त काल के समय में जो स्वर्ण के जो सिक्के थे, जो गोल्डन कॉइन्स जिन्होंने जारी किए, उसको हम लोग दिनार भी बोलते हैं। और जो सिल्वर के जो सिक्के या चांदी के जो सिक्के जारी हुए, उसको हम लोग रूपक बोलते हैं। ठीक है। चेस का जो गेम है वो भी इसी दौरान भारत में ईजाद हुआ, और उसको हम लोग भारत में क्या बोला जाता था? चतुरंग। तो चतुरंग नाम से चेस का खेल का ईजाद जो है भारत में हुआ। भारत से फिर ईरान गया। तो बहुत लोग ईरान भी लगा देते हैं, लेकिन ईरान गलत है। चेस का जो ईजाद है वो भारत में ही हुआ था, चेस की शुरुआत। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो चार जो है शास्त्र हुआ करते थे। एक उसमें फिलॉसफी, तो उसमें योग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक जरूर आता है। न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? गौतम मुनि ने दिया था। फिर सांख्य का किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। और मीमांसा का जो सिद्धांत है वो जैमिनी ने दिया था। JAIMINI, जैमिनी ने दिया था। जो मीमांसा का सिद्धांत था वो कर्म पे जोर डालता था, कर्म के उस पे जोर डालता था। अब एक चीज़ आपको हमने पहले बताई थी कि जो विक्रम संवत था ये कब शुरू हुआ था? ये 58 BC की, जब हम लोगों ने शक संवत की बात की थी। शक संवत 78 AD में शुरू हुआ था। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत की थी, एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, उन्होंने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी साल जो है एक शक राजा हुआ करता था, उसको हराया था। तो उस राजा को हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो एक महत्वपूर्ण शासक था उस वक्त का, मध्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन। ये मौखरी वंश का जो है राजा था, मौखरी। तो इसके समय में जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? कन्नौज। जो हर्ष की राजधानी हुआ करती थी राजा हर्षवर्धन की, वो कन्नौज हुआ करती थी। और इसके समय में ह्यूएन सांग जो है हुएंग सांग, ये भारत में आया था। और इसका आना जो है इम्पॉर्टेंट था। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था? CU की ये किताब इसने लिखी थी। इसमें इसने ये बताया था कि पुलकेशिन II नामक एक राजा ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हुए एक युद्ध में हरा दिया था। तो हर्ष का जो साम्राज्य था वो वहीं तक था, नर्मदा रिवर तक।
ये चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन II। तो और इसने ये भी बताया था कि ह्वेनसांग ने ये बताया था कि मथुरा जो है उस वक्त कॉटन का, जो सूती जो है कपड़े का, बहुत ज़्यादा उत्पादन करती थी। पोस्ट गुप्ता जब हम लोग बात करते हैं, मतलब गुप्ता काल के जब बाद की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ और पहले जान लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये ही काल की, कि चंद्रगुप्त ये जो चंद्रगुप्त II के ही समय में एक और चाइनीज़ आया था 319 से 414 के बीच में। ये कौन था? फाहियान। तो इन्होंने इसी के दौरान यात्रा की। अब गुप्त काल के बाद जब हर्ष काल आया तो कन्नौज जो है भारत का नंबर 1 शहर बन गया। एक हर्ष के ऊपर जो है एक बहुत ही अच्छी, क्या कहते हैं, किताब लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, और उस किताब का क्या नाम था? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। उसमें हर्षवर्धन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो ये बात हो गई। अब हम लोग स्थापत्य कला के बारे में आ जाते हैं थोड़ा सा। तो स्थापत्य कला में प्राचीन कालीन भारत के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आएंगे खजुराहो के जो मंदिर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसने बनवाया था? चंदेला राजाओं ने। सबसे बड़ा इसमें मंदिर कौन सा है? कंदारिया महादेव का। नाम से ही लग रहा है कि किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। 950 से लेकर के 1050 AD तक ये जो है, उसके दौरान जो है ये खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया। कन्हेरी नाम का एक जगह है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बुद्धिस्ट गुफाएं जो हैं वो मिली हैं। गुफाएं मिली हैं जहाँ पे बुद्ध की बारे में चीज़ें मिली हैं, बुद्ध धर्म से जो चीज़ों को बताती हैं। इसके अलावा एक पालीटाना मंदिर है, वो आधुनिक भाव नगर जिले में मिला है। ये गुजरात में है, भावनगर में। तो भावनगर जो जिला है वहाँ पे पालीटाना मंदिर मिला था। इसके अलावा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये भी उसी काल में बनी गई थी। और ये इन्हें कौन, इनकी रचना किसने करवाई थी? राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने। ये भी एक वंश था राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई थी, और ये शैव धर्म का पालन करते थे, शिव भक्त थे। और इसकी जो सबसे फेमस मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति। इसके अलावा जो अजंता की गुफाएं हैं ये भी, क्या कहते हैं, बनवाई थी किसने? गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाई थी। और ये जनरली
बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी देती हैं। और इसके अलावा इलोरा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये जो है हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म तीनों के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ये जान लीजिए कि अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म और इलोरा में तीनों धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब इलोरा में एक जो बहुत ही फेमस मंदिर है वो है कैलाश। इसका निर्माण जो है कृष्णवन करके एक राजा थे, कृष्णा पहला जो है, ये राष्ट्रकूट राजा थे, इसने इनका निर्माण कराया था। फिर इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका जो है, ये कई बार पूछा जा चुका है। भीमबेटका ये जो है रॉक कट पेंटिंग्स का उदाहरण है, मतलब गुफा में जो है पेंटिंग्स का उदाहरण है और सबसे पुरानी ये उदाहरण है गुफा में पेंटिंग वगैरह का। तो ये जो भीमबेटका है आधुनिक जो होशंगाबाद जिला है वहाँ पाया जाता है। इसके बाद कोणार्क मंदिर की बात आ जाती है। कोणार्क जो है सब लोग नाम सुने होंगे, पुरी में है। इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। सूर्य मंदिर है और इसका जो निर्माण है वो नरसिम्हा वर्मन ने कराया था। इसके अलावा लिंगराज मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है। तो ये आपको इसके बारे में, तो ये भी शिव को समर्पित है। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं के बारे में आपको बताया था हमने कि इसमें बुद्ध के बारे में काफ़ी जानकारियां हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जातक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अंगकोर वाट, बहुत लोग अंकोर वाट भी बोलते हैं, तो अंगकोर वाट जो है इसके मंदिर जो हैं ये कहाँ प्राप्त हैं? कंबोडिया में। इनका निर्माण जो है किसने कराया था? सूर्यवर्मन ने। और ये जो अंकोर वाट के जो मंदिर हैं ये भगवान विष्णु को समर्पित हैं। अब इसके अलावा जो है कई एक रॉक कट टेम्पल्स जो हैं, रॉक कट जो मंदिर हैं ये कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? महाबलीपुरम में। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है महाबलीपुरम में। तो ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने। तो इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है 7 रथों वाला जो है मंदिर। निर्माण इसका नरसिम्हा वर्मन ने करवाया था, नरसिम्हा वर्मन। इसके अलावा जो बात आती है वो है दिलवारा जैन मंदिर। ये कहाँ है? माउंट अबू में। माउंट अबू। और इसका भी जो निर्माण है वो संगमरमर से किया गया। संगमरमर से ताजमहल का भी निर्माण किया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब भारतीय जो मंदिर के जो आर्किटेक्चर थे, स्थापत्य कला था, उसमें 3 तरह के जो स्थापत्य कला हैं वो मिलती हैं। तो 3 जो स्थापत्य कला का जो वो था उसमें पहला कौन सा था? नगर।
या नागर। दूसरा कौन सा था? द्रविड़। उसके बाद कौन सा था तीसरा? वेसर। तो ये 3 जो हैं मेन स्टाइल थे। बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, नैमिषारण्य, सीतापुर जिले में। आप लोग जानते होंगे किस लिए फेमस है। यहाँ पे जो दधीचि मुनि थे, इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जो हड्डियाँ हैं वो दान कर दी थी। तो नैमिषारण्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महर्षि दधीचि ने अपनी जो हड्डियाँ हैं वो दान दे दी थी। अब इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की ओर चलेंगे, साउथ इंडिया। अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें, थोड़ा साउथ इंडिया की ओर चल रहे हैं। सबसे प्रतापी वंश जो साउथ इंडिया का हुआ था वो था चोला। तो चोला की जो स्थापना की थी 848 एडी में की गई थी। किसके द्वारा? विजालिया ने या विजयालया ने, जो भी आप लोग उसको कहें। एक इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर बनवाया था इसी वंश के एक राजा ने, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर ये किसने बनाया था? राजेश्वर एक ने। यही ये पहला राजा भी था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को, नॉर्थ पार्ट को श्रीलंका के, या सिलोन उस वक्त बोला जाता था, उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया था। और इसका जो बेटा था वो और ज़्यादा प्रतापी था, सबसे प्रतापी राजा था, राजेंद्र। इसने पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया था। और चोल जो थे, इनकी जो नेवल, मतलब नेवल शक्ति थी, तो इनकी जो सेनाएं थीं, नेवल शिप्स, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। और इन्होंने इंडोनेशिया तक जो है अपना परचम फैला दिया था। शैलेंद्र एम्पायर उस वक्त रहता था। शैलेंद्र डायनेस्टी या शैलेंद्र वंश जो है, ये इसको भी इन्होंने जीत लिया था। और जो ये चोल थे, इनकी जो राजधानी थी तंजावुर थी, या तंजौर, आज की डेट में जो इसको बोलते हैं तंजौर। लेकिन एक युद्ध हुआ था राजेंद्र चोला और गंगा राजाओं में, तो उनको हरा दिया था। था उसके बाद इसने उपाधि ली थी गंगई कोंडम। और इसने एक नगर की स्थापना की थी और उसका नाम था इसी के नाम पे, गंगई कोंड चोलापुरम। तो इसको भी अपनी राजधानी उसने बनाई, द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी। वो भी राजधानी रही, लेकिन इसको भी इसने अपनी राजधानी बनाई। अब चोला डायनेस्टी के जो सबसे फेमस जो है एक मूर्ति जो है वो कई जगहों से प्राप्त होती हैं, वो है नटराज की जो मूर्ति है। आपने देखा भी होगा नटराज की जो मूर्ति है। तो ये ब्रॉन्ज मूर्ति थी और कांसे की जो मूर्ति होती हैं, नटराज के कांसे की जो मूर्ति हैं, और ये बहुत मात्रा में चोला के उससे प्राप्त होती हैं। अब ये तो हो गया कि राजेंद्र चोला ने जो है पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया था। लेकिन इसी वंश का एक राजा हुआ कुलोत्तुंग।
इसने जो है श्रीलंका को मुक्ति दे दी और अपनी बेटी की शादी भी जो है वहाँ के राजकुमार से कर दी। तो कुलोत्तुंग वन ने अपने बेटी की शादी सिलोन के राजकुमार से कर दी और उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं चालुक्य पे। चालुक्य में एक ही राजा को पढ़ना है और वो है पुलकेशिन। इसके बारे में आप लोग को बताया भी जा चुका है। इसकी सिर्फ इसलिए क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने हर्ष को हरा दिया था नर्मदा ने वहाँ पे, और इसके प्रमाण जो हैं एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। ये याद रखिएगा कि कैसे ये चीज़ आपको जानकारी मिली। तो एहोल इंस्क्रिप्शन जो था उसके थ्रू आपको जानकारी मिली कि जो चालुक्य राजा पुलकेशिन था इसने हर्ष को हरा दिया था। इसके अलावा कालिदास का भी जो नाम है वो एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अब कुछ अगर तमिल ग्रामर की बात की जाए तो उसमें तमिल ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बुक थी तोल कप्पियम। तो ये जो है तोल कप्पियम जो है तमिल ग्रामर की बड़ी इम्पोर्टेंट किताब थी। इसके अलावा तमिल लिटरेचर की बहुत बड़ी किताब हुआ करती थी कुरल। कुरल इसको बाइबल भी बोला जाता था, बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर। और इसको किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर। इसका जिक्र कई बार नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है और वाजपेयी जी ने भी किया है। तो तिरुवल्लुवर जो है जानना चाहिए आपको। अब चोल वंश का अंत कैसे हुआ? मलिक कफूर के द्वारा। मलिक कफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक। इसके अलावा चोल वंश में एक और जानने की राजधानी कि पांड्या एक रूलर हुआ करते थे, पांड्यास। तो उन्होंने दक्षिण भारत में ही ये राज करते थे। उन्होंने मदुरई में तमिलनाडु में ये स्थित है। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण कराया है। मीनाक्षी बिकॉज वो देखने से उसकी जो आँख होती है वो लगती है मछली की तरह। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो पांड्या ने कराया। कहाँ पर? मदुरई में। तो हो गया स्थापत्य कला की बात। दोस्तों अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग राज तारंगिणी पुस्तक के बारे में। ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ये हमें कश्मीर के बारे में बताती है और वहाँ के राजा एक थे जय सिंह, उनके बारे में बताती है। ये एकमात्र ऐसी किताब है जो कि प्राचीन भारत में कश्मीर का उल्लेख करती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये कई बार एग्ज़ामों में आ चुकी है। इसके अलावा अष्टध्यायी करके अष्टध्यायी ये किसकी थी? पाणिनि द्वारा रचित थी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद भी 3 किताबें लिखी थी और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रत्नावली है। इसके अलावा नागनंद
और प्रिय दर्शिका। ये जो 3 किताबें हैं खुद हर्षवर्धन ने लिखी थी, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो है किराट अर्जुनियम, ये एक नाटक टाइप की किताब थी, ये नाट्य था। इसको कौन लिखा था? भारवी। ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है। उस वक्त के प्रमुख गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त थे, तो ये गणितज्ञ थे और चरक जो थे, किताब भी लिखी थी, चरक संहिता। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो मेडिसिन्स थी उनके बारे में संबंधित थी। अब वराह मिहिर करके एक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बृहत संहिता लिखी थी। He was basically a astronomer. वराह मिहिर मतलब खगोल शास्त्री थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है पुराने समय की, मिलिंद पन्हो। ये अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं, बताना भी हमने आप लोग को भूल गए थे अभी तक। तो मिलिंद पन्हो ये 2 लोगों के बीच की वार्तालाप जो है उसका संकलन है। तो ये जो किताब है 2 लोगों के बीच के वार्तालाप का संकलन है। इसमें एक और जो था वो एक नागसेन था, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, और दूसरी तरफ कौन था? मिनेंडर था। ये एक इंडो ग्रीक राजा था। इंडो ग्रीक किंग था। तो ये आपका हो गया मिलिंद पन्हो की बात। अब मिलिंद पन्हो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये उस समय के प्राचीन काल के ये जो ट्रेड रूट्स हैं, कहाँ कहाँ से ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, गुजरा करते थे, उसके बारे में सारी जानकारी इसमें है। तो ये इसलिए इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा मृच्छ कटिकम करके एक किताब है, मृच्छ कटिकम। ये किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। और ये संस्कृत में लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस भाषा में? संस्कृत में। हर्ष चरित्र कौन लिखा था? आपको बताया था बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट ने लिखा था। अब इसके अलावा कपूर मंजरी, ये भी एक किताब है जो इम्पोर्टेंट है। कपूर मंजरी ये किसने लिखा था? राजशेखर ने। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है गीत गोविंद। ये बहुत पूछी जाती है, गीत गोविंद। ये किसने लिखी थी? जयदेव ने। पता नहीं क्या है, लेकिन गीत गोविंद बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पंचतंत्र। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये 15 भारतीय भाषाओं और 40 फॉरेन लैंग्वेज में इसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
तो ये किताब कितनी इम्पोर्टेंट है आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट किताबें हैं वो लीलावती, इसको लिखा था भास्कराचार्य ने, ये गणितज्ञ थे, तो जाहिर सी बात है कि ये किताब भी गणित के बारे में होगी। फिर आर्यभट्ट ने डेसिमल जो है प्रणाली का आविष्कार किया था, डेसिमल प्रणाली का आविष्कार किया था। एक चीज़ और जानने वाली है कि प्राचीन भारत में जो सबसे पुरानी वाद्य यंत्र है, मोस्ट एंशियंट वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा। वीणा जो है सबसे पहले यूज़ हुई थी। अब प्री मेडिवल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जो एकदम मेडिवल इंडिया के ठीक बगल में था। तो उसमें सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे पृथ्वी राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये अजमेर के राजा थे। इन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में ये पराजित हो गए, उसके द्वारा बंदी बना लिए गए, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। और ये एक सूर्यवंशी सम्राट थे। इसका जो हमें कैसे पता चलता है, एक हम्मीर महाकाव्य जो लिखा गया था, हम्मीर महाकाव्य लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? शारंगदेव के बारे में के द्वारा लिखा गया था, शारंगदेव के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है। तो शारंगदेव ने क्या बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो सूर्यवंशी राजा था। इसके अलावा जो है आल्हा उदल बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आल्हा उदल, तो पृथ्वीराज चौहान और परमार देव, ये चंदेला किंग थे परमार देव, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और परमार देव के बीच में। तो ये जो है आल्हा उदल परमार देव के सैनिक थे, इन्होंने इनकी ओर से लड़ाई की ली थी। हालांकि परमार देव जो है वो हार गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है आल्हा उदल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। परमार देव का एक कवि था उसका नाम था जयानक। उसने एक किताब लिखी इस बारे में, और उसका नाम था पृथ्वी राज विजय। एक है किताब पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किसने लिखी थी? चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज का सिर्फ राजकवि ही नहीं था, उसका दोस्त भी था। तो ये हो गया। अब बहुत लोग पूछेंगे कि दिल्ली की स्थापना कैसे हुई थी। तो जो आधुनिक दिल्ली है उसका पहले नाम क्या था? ढिलिक। तो ढिलिक से दिल्ली हुआ, और इसकी स्थापना जो है अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। एक पाल वंश था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। सबसे प्रतापी राजा इसका कौन हुआ था? धर्मपाल हुआ था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है या राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में था,
दक्षिण मध्य भारत में था, वो इसका जो है दांति दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 736 एडी में। इससे ज़्यादा आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अब इसके अलावा लक्ष्मण संवत एक था, लक्ष्मण संवत। ये जो शुरुआत किया गया था, लक्ष्मण सेन करके एक राजा हुआ करते थे। सेना वंश जो है वो बंगाल में राज किया करता था, तो लक्ष्मण सेन उसके राजा था, तो उन्होंने लक्ष्मण सेन संवत का उद्घाटन किया था। अब जो है गुर्जर प्रतिहार, तो इसमें स्थापना कौन किया था? कुमार पाला ने इसकी स्थापना की। कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट था कि कन्नौज की कौन से शहर की उपाधि दी गई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, महोदय नगर की। महोदय नगर इतना इम्पोर्टेंट था कन्नौज उस वक्त। एक बड़ी इम्पोर्टेंट किताब जो अभी नहीं हम लोगों ने डिस्कस की है, वह है गौदवहो। कई बार आई भी है गौदवहो। ये वाकपति द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ये जो अर्घट्ट है ये क्या हुआ करता था? तो ये वाटर व्हील हुआ करती थी। जैसे एक चक्के पे ये रस्सी वो करके नीचे बांध दिया जाता था, उससे जो है इरिगेशन का भी और पीने के पानी का भी यूज़ किया जाता था, अर्घट्ट। तो ये जो है पूरा जो है मेडिवल इंडिया अब कंप्लीट हो जाता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इतना पूरा कायदे से पढ़ा तो बीएड में एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आना है। तो इसको आप लोग पूरा कायदे से पढ़ लीजिए, किसी भी और जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।